गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं जैसा कि आप देख सकते हैं ये सिविक्स का पहला चैप्टर है क्लास 10th के बच्चों का, जो है पावर शेयरिंग। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तो मैं क्लास में आप लोग को चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, बट हम लोग काफ़ी लंबा समय मतलब बैठे बैठे घर में बिता चुके हैं, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि इसको फिर से मैं आप लोग को बताऊँ। ठीक है, तो पावर शेयरिंग में बहुत सारी चीज़ें हम लोग को जाननी होंगी। ये क्या होता है, इसके क्या इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उन सभी चीज़ों को जानेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 और इससे रिलेटेड बहुत सारे नोट्स आप लोग कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर से दूंगा ताकि आप उसको फेयरली अच्छे से कर सकें। तो कम टू द चैप्टर। देखिए, सबसे पहले ओवरव्यू में हम लोग जानेंगे कि यहाँ दिया गया है, with this chapter we resume the tour of democracy that we started last year। हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से डेमोक्रेसी की यात्रा पर, जो हम लोग लोकतंत्र की यात्रा पर, उसकी जानकारी की यात्रा पर निकले हुए हैं, जो पिछले वर्ष यानी कि 9th क्लास से हम लोग कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इससे और ज़्यादा नॉलेज इसमें मिलेगा। हम लोग इसके पहले हम लोग यह पढ़ चुके थे about the democracy, all power does not rest with any one region of the state। ये पहले हम पढ़े थे, जिसमें था कि लोकतंत्र कभी भी शक्तियों को एक जगह निहित संग्रहित करके नहीं रखता है। तो इसमें इसके लिए बहुत सारे सिद्धांत हैं हमारे यहाँ, जो है इसको बांटा जाता है स्टेट के को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, इस तरह से बांटा जाता है। और इसमें देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए कि इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। ये चैप्टर और इसके बाद आने वाले 2 चैप्टर हम लोग इसमें जो डेमोक्रेसी का आइडिया है और पावर शेयरिंग का, ये लगातार इसके बारे में अपडेट नॉलेज जानते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कहानियाँ आएंगी, एक बेल्जियम की और एक श्रीलंका की। ठीक है ना। और इन दोनों कंट्री, आखिर इन्हीं दोनों कंट्रीज़ को क्यों सिलेक्ट किया गया, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन हम लोग ये जानेंगे कि आखिर बेल्जियम और श्रीलंका को ही क्यों सिलेक्ट किया गया। बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग। ये दोनों कहानियाँ अपने अपने जगह पर यह बताएंगी कि कैसे पावर शेयरिंग के सिद्धांत पर डेमोक्रेसी की जो डिमांड हुआ, उसको कैसे संतुलित किया गया। ठीक है, द स्टोरीज yield सम जनरल कंक्लूजन अबाउट द नीड फॉर पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। और ये कहानियाँ ये भी बताएंगी किस तरह से वहाँ पर लोकतंत्र की आवश्यकता थी और उसके साथ साथ शक्तियों का बंटवारा होना काफ़ी ज़रूरी था। ठीक है, अब इसमें बहुत तरह के पावर शेयरिंग आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और इससे अब हम लोग इसमें आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समझते, देखिए आपके सामने जो चैप्टर है वो है बेल्जियम एंड श्रीलंका। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप लोग पढ़े भी होंगे, तो ये देखिए एक तरह से आप लोग का चैप्टर रिवाइज हो रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम एक यूरोपियन कॉन्टिनेंट का बहुत छोटा सा देश है। ये हमारे हरियाणा से भी छोटा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना छोटा है ना। इसके जो बॉर्डर्स हैं, इसके जो मतलब निकटवर्ती देश हैं, पड़ोसी देश हैं, वो फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मनी है और लग्जमबर्ग है। ठीक है, इसकी आबादी जो है वो लगभग 1 करोड़ के आसपास है। ठीक है ना। इट इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। ये तो उस समय की बात बताई जा रही है, आज से नहीं तो कम से कम 6 से 7 या 8 वर्ष पहले, कि उस समय आबादी हमारे हरियाणा की 2 करोड़ से ऊपर थी लगभग, और इस देश की आबादी जो है वो लगभग 1 करोड़ है। यानी हरियाणा से यह छोटा भी था और हरियाणा से इसकी आबादी कमी भी थी। अभी हम लोग ज़्यादा घना राज्यों का तो नाम लिए ही नहीं है, ये तो बहुत कम डेंसिटी वाला हमारा एक राज्य माना जाता है, बहुत कम है इसमें मतलब जनसंख्या। आप देखिए, महाराष्ट्र को देखें, राजस्थान को देखें, बिहार है, यूपी है,
ये सब कितने घने राज्य हैं जनसंख्या के दृष्टिकोण से, लेकिन हम लोग हरियाणा को सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इससे बेस्ट एग्जाम्पल इसका इसी से बन सकता है, ठीक है ना। तो अब इसमें ये देखना है कि यहाँ पर तो हमने क्लियर कर दिया द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द स्मॉल कंट्री। अब बात आती है एथनिक वर्ड की। आप लोग इसके बारे में लिखे भी थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि एथनिक जो वर्ड है वो इंडिकेट करता है कम्युनिटी को, चाहे वो रिलीजन बेस्ड हो, कास्ट बेस्ड हो या फिर लैंग्वेज बेस्ड हो, ठीक है ना। ये इसमें इसी चीज़ को दिखाया गया है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं कि बेल्जियम की, तो यहाँ के एथनिक कंपोजिशन के बारे में समझते हैं, है ना। एथनिक कंपोजिशन यहाँ पर संजातीय संलग्न क्या है, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, बड़ा डेलिकेट टाइप का है, बहुत पेचीदा है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि इसमें जनसंख्या जो है बहुत बटी हुई होगी लैंग्वेज बेस्ड में या फिर कास्ट रिलीजन बेस्ड में, है ना। वो तो आगे हम लोग पढ़ेंगे तब समझेंगे। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, जो उस देश की जनसंख्या, किस देश की, बेल्जियम, है ना। तो इस देश की जनसंख्या जो है उसकी लगभग 59% यानी 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, ठीक है। फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और उनका जो भाषा है वो डच है, लैंग्वेज उनका डच है। आप अच्छे से याद रखें कि 59% की आबादी उनकी फ्लेमिश रीजन में रहती है और उनका जो लैंग्वेज है वो डच लैंग्वेज है। डच किन देशों के लोगों को कहा जाता है, ये बार बार सवाल आता रहा है। हॉलैंड कहें या नीदरलैंड्स कहें, कोई अलग नाम तो है नहीं, उन्हीं के लोगों को ऐसा कहा जाता है। अब देखिए 59% की तो बात हो गई। अब हम लोग देखिए अनदर 40% पीपल लिव इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। 59% के बाद देखिए 59% बच गया इतना 41%, है ना। 41% में से 40% लोग जो हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। यानी आप देख सकते हैं एक तो फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले और डच लैंग्वेज बोलने वाले दोनों की आबादी, ठीक है। डच लैंग्वेज वालों की 59% है, ये फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो ये जो वेलोनिया रीजन में लोग रहते हैं वो फ्रेंच स्पीकर्स हैं, ठीक है। अब देखिए रिमेनिंग 1%, अब जो 1% बच गया है ना, तो वो जर्मन लैंग्वेज बोलता है, यानी 1%। तो अब देखिए 3 कंपोजिशन हो गए। एथनिक कंपोजिशन पहला जो है वो आया हमारा डच लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा जो है वो आया हमारा कौन सा, डच लैंग्वेज के बाद फ्रेंच, और तीसरा हमारा जर्मन आया। 59%, 40% एंड 1%। दिस इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, ओके। अब यहाँ पर दिया गया है कि अब ये तो आप जान गए कि इतने लोग ये बोलते हैं, इतने लोग ये भाषा बोलते हैं, इतने लोग, लेकिन इतना लोग ये बोलता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि सब एक ही जगह रहता होगा, अनसर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। तो देखिए समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर दिया गया है कि रिमेनिंग 1%, तो आप ये समझ गए। इन द कैपिटल सिटी ब्राजील्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। हम लोगों ने भी पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा डच स्पीकर्स हैं जिनकी संख्या पूरे बेल्जियम में 59% है। लेकिन जो बेल्जियम की राजधानी ब्राजील्स है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ब्राज़ील्स का संख्या है, ब्राज़ील में जो पॉपुलेशन है उसमें 80% के आसपास फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, और जबकि मात्र 20% ही डच स्पीकर्स हैं। ओवरऑल कंट्री में तो आबादी डच का ज़्यादा है, लेकिन राजधानी में सबसे ज़्यादा लोग जो रह रहे हैं वो फ्रेंच, ओके। तो इसके आगे दिया गया है The minority French speaking community was relatively rich and powerful. Of this was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. जैसा कि भी बात किया गया है यहाँ पर
यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि इसका जो संख्या जो ज़्यादा था राजधानी में, तो एक तो देखिए डच स्पीकर्स का बात करें, उनको लाभ मिलता था क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा थी, तो इसके हिसाब से वो आर्थिक प्रगति के दर पर या शिक्षा के दर पर जो कहें वो बढ़ते थे। लेकिन राजधानी में जो वर्चस्व होता था वो फ्रेंच लोगों का चलता था क्योंकि वहाँ उनकी संख्या ज़्यादा थी। एंड दिस इज द रीज़न दिस लेड टू द टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। और ये वो समय रहा 1950 से 60 के बीच का 10 वर्ष, ये दशक, जब फ्रेंच स्पीकर्स और डच स्पीकर्स के बीच बहुत सारे मुद्दों पर तनाव उत्पन्न हुआ। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वॉज मोर एक्यूट इन ब्राजील्स। ये थोड़ा ज़्यादा पेचीदा हो गया राजधानी में, ठीक है ना, क्योंकि हमने भी आपको राजधानी का कंपोजिशन पॉपुलेशन बताया 80-20 में था। Brazil presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country, but a minority in the capital. सही बात है, ये तो भी हमने क्लियर किया है कि इन लोगों ने जो डच स्पीकर्स थे, इन लोगों ने जो एक डेटा पेश किया उसमें बताया कि पूरे देश में तो उनकी आबादी सबसे ज़्यादा है, लेकिन राजधानी में वो सेकंड नंबर पे आते हैं, है ना। वहाँ पर फ्रेंच लोगों का वर्चस्व चलता है। अभी आप लोग पढ़े भी थे कि राजधानी में मात्र 20% ही लोग जो हैं वो डच स्पीकर्स और 80% वो हैं, है ना। देखिए अब यहाँ दिया गया है कि यहाँ पर तो आप समझ गए कि ये तो मेजॉरिटी इन द कंट्री हैं, लेकिन जब राजधानी की बात होती है तो मिनॉरिटी में आ जाते हैं। पूरे कंट्री में बात करेंगे तो डच स्पीकर क्या हैं, मेजॉरिटी यानी बहुमत में, इनकी संख्या ज़्यादा है। लेकिन राजधानी की बात करेंगे तो मिनॉरिटी, अल्पमत, जी, संख्या इनकी कम हो जाती है। अब देखिए यहाँ दिया गया, आप समझेंगे। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री, श्रीलंका, इन एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। ये भी कंपोजिशन है, यहाँ आपको बता दी गई आबादी, है ना, कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है, हरियाणा से। अब इसमें दिया गया लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिंगलास स्पीकर्स। यहाँ की जो सबसे बड़ी आबादी थी वो सिंगला बोलने वाले लोगों की थी, जो लगभग 74% थी। और दूसरी जो सबसे बड़ी आबादी थी वो तमिल स्पीकर्स थे, तमिल बोलने वाले लोग थे। Among Tamil, there are 2 subgroups, तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री और एक वैसे जो श्रीलंकन तमिल्स थे, इसको उनको श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता था, जो पहले से ही श्रीलंका के निवासी थे। और एक ऐसा था जो पार्टीशन होने के बाद अपने चॉइस के हिसाब से श्रीलंका को अपना देश चुना, ठीक है। The rest whose forefathers came from India as plantation worker during colonial period are called Indian Tamils. तो अभी हम 2 तरह के तमिल्स की बात की। एक जो पहले से रह रहे थे श्रीलंका में ही रीजन में, तो वो श्रीलंकन तमिल्स कहलाए। और एक वो तमिल्स जिनके पूर्वज, जिनके दादा परदादा वहाँ आए खेती करने और वहीं रह गए, तो उन वैसे लोगों को इंडियन तमिल्स कहा गया है, ठीक है। As you can see from the map, Srilankan Tamils are concentrated in the north and the east of the country. Most of the Sinhala speaking people are Buddhist, while most of the Tamils are Hindu or Muslim. इसमें बताया गया है कि जो सिंगलास थे उनमें से ज़्यादातर संख्या जो इन लोगों की होती थी तो ये बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, और तमिल्स ज़्यादातर या तो हिंदू या फिर मुसलमान होते थे, ठीक है। These are about 7% Christians who are both Tamil and Singlas, और 7% की आबादी ऐसी थी जो क्रिश्चियन की, जो या तो तमिल थे या सिंगलास थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम जो कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं तो इस तरह के पॉइंट में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ दिया हुआ है कि इन सिचुएशन लाइक दिस इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इन न्यूमरिक मेजोरिटी, है ना, एंड फोर्स इट विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन।
तो पहला कंक्लूजन में वही पढ़ सकते हैं ना कि डच का संख्या ज़्यादा था तो वो फ़ायदा उठा सकता था, उठाता भी था, लेकिन वो किसको दबा सकता था, किसको 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 शोषित कर सकता था, तो फ्रेंच और जर्मन को। ठीक है, अब इसमें दिया गया है कि यही कारण बना कि कन्फ्लिक्ट हुआ, विद्रोह हुआ, है ना। अब इसके साथ आगे देखिए, विद्रोह नहीं कह सकते, टेंशन हो सकता है, तनाव हो सकता है जो झगड़े की वजह बने। क्या यहाँ लिखा भी है, दिस कुड लेड अ वेरी मैसिव पार्टीशन ऑफ द कंट्री, है ना। और इसी की वजह से ये जो है बंटवारा भी हुआ। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्राजील्स, तो इसको लेकर के अब उन दोनों के बीच जो है ठन गया, है ना। फ्रेंच स्पीकर्स वो कह रहे हैं कि हमको अलग चाहिए, वो अलग कह रहे हैं। अभी आपने सुना भी था कुछ समय पहले तक मैटर की गोरखालैंड की अलग मांग उठने लगी थी, तो उसको सरकार ने कैसे दबाया, तो ये होता है, ठीक है ना। इन श्रीलंका द सिंगला कम्युनिटी इंजॉयड एंड इवन बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इन विल ऑन द इंटायर कंट्री। तो जैसा कि हम लोग पढ़ते कि 74% के का जो आबादी है वो सिंगलास का था, ठीक है। तो वो लोग भी काफ़ी इंजॉय करते थे, सब तरह का फ़ायदा उन्हीं को मिलता था, है ना, सभी चीज़ों में। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपन इन बोथ दिस कंट्रीज। तो अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि इन दो कंट्रीज़ में आखिर ये फ़ायदा किस तरह का उठाते थे। तो मैं आज आप लोग को एक कार्य दे रहा हूँ कि आप लोग मेजोरिटेनिज्म इन श्रीलंका जरूर पढ़ें, ये पॉइंट, ठीक है। मैं अगले वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूँगा, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं, समझे हुए, लेकिन हम इसको रिवाइंड कर रहे हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ें। आप श्रीलंका, ये आप देख लीजिए, इसका पेज नंबर आप लोग देख लीजिए, CBSE की बुक से है, ये रहा, देख सकते हैं, ये पढ़ लें। और इसके साथ साथ आप ये भी पॉइंट जरूर पढ़ेंगे, एकोमोडेशन इन बेल्जियम, नेक्स्ट पेज में ही है, पेज नंबर 4 में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर इसको पढ़ेंगे, और मैं अगले वीडियो में आपको इसके बारे में डील करके और अच्छे से समझाऊंगा। जहाँ जहाँ जो वर्ड प्रॉब्लम लगता है आप उसको ठीक उसके ऊपर उसका हिंदी ज़रूर लिखें, ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहें। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।